नमस्कार, मैं हूं स्वाति भाटिया रावत और राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने की आईआईटी के निदेशकों से मुलाकात। शिशुओं के समयपूर्ण जन्म के कारणों और इनके समाधान का पता लगाने के लिए शुरू हुआ राष्ट्रीय स्तर पर महाचुनौती कार्यक्रम। YMCA और बाद में परमाणु ऊर्जा भविष्य के लिए तैयारी विषय पर किया 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन। पुणे में आयोजित हुई ABU रोबोकॉन 2014 प्रतियोगिता। वैज्ञानिकों ने किया दावा, शरीर में इबोला वायरस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए खोज ली है विधि। और 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है न्यूट्रिशन वीक। और अब खबरें विस्तार से। पिछले 22 अगस्त को आयोजित एक सम्मेलन में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संचालन मंडल के अध्यक्षों और निदेशकों के साथ बातचीत की। इस सम्मेलन के दौरान भारत को कौशल संपन्न और वैश्विक लीडर बनाने की दिशा में कार्य करने हेतु विचार विमर्श किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। 22 अगस्त को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में देश के सभी 16 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी IITs के संचालन मंडल के अध्यक्षों और निदेशकों के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा प्रणाली 4 स्तंभों पर खड़ी रहती है: शिक्षक, मूल्य, विद्यार्थी और आधारभूत ढांचा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थे। सम्मेलन का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित मेक इंडिया को असलियत में बदलना और इसे लागू करने हेतु विचार विमर्श करना था। इस दौरान सभी प्रकार के कौशल की पहलों का एकीकरण करके स्किल्ड इंडिया की कल्पना को साकार करने पर भी विचार किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी साथ लें और उनका मार्गदर्शन करें। साथ ही आसपास ईजाद हुई नई प्रौद्योगिकियों का पता लगाएं, जिनसे क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। सम्मेलन में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग, ऑनलाइन ज्ञान प्राप्त करने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के सामाजिक सरोकारों को बढ़ाने, संसाधनों के बेहतर उपयोग और पूर्व छात्रों की भागीदारी पर भी गंभीर चर्चा की गई। साथ ही शिक्षकों के गहन प्रशिक्षण तथा संपूर्ण प्रशिक्षण को सुचारू रूप से चलाने में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भूमिका पर भी विचार किया गया। शिशुओं के समयपूर्ण जन्म के कारण शिशुओं की बढ़ती मृत्यु दर विश्व भर में चिंता का कारण बनी हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने एक बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम को जारी करने की घोषणा की है, जिसे महाचुनौती कार्यक्रम नाम दिया गया है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने शिशुओं के समय पूर्व जन्म के कारणों और इनके समाधान का पता लगाने के लिए एक बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम को जारी करने की घोषणा की है। इसे महाचुनौती कार्यक्रम कहा गया है। 5 वर्षीय इस कार्यक्रम के लिए 48 करोड़ 85 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ 70 लाख शिशु पैदा होते हैं, जिनमें से करीब 36 लाख शिशुओं का जन्म समय से पूर्व होता है। समय से पूर्व जन्म की समस्याओं के कारण इनमें से हर साल लगभग 3 लाख शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। ये एक गंभीर स्थिति है। समय पूर्व जन्म लेने के कारण विश्व भर में शिशुओं की मृत्यु की जितनी घटनाएं होती हैं, उनमें से अधिकतम यानी 25% केवल भारत में होती हैं। समय से पूर्व शिशु जन्म के भौतिक, पर्यावरणीय और जैविक कारण हैं। इनमें से जैविक कारण प्रमुख हैं। समय पूर्व शिशु जन्म के इन्हीं कारणों और इनके निदान का अध्ययन और इन पर गहन अनुसंधान के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लागू कर रहा है। इस कार्यक्रम से समय पूर्व जन्म लेने वाले शिशुओं और जन्म देने वाली माताओं की मृत्यु दर में कमी की जा सकेगी। परमाणु ऊर्जा भविष्य के लिए तैयारी विषय पर हाल ही में फरीदाबाद में एक 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। ये सेमिनार YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के सहयोग से आयोजित किया था।
सेमिनार में उपस्थित विशेषज्ञों ने परमाणु ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिए। पेश है एक रिपोर्ट। परमाणु ऊर्जा की बढ़ती प्रासंगिकता को देखते हुए हाल ही में YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद के मानविकी एवं विज्ञान विभाग ने 2 और 3 सितंबर को एक 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार का विषय था परमाणु ऊर्जा, भविष्य के लिए तैयारी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क मुंबई के सहयोग से किए गए इस आयोजन का मकसद छात्रों को परमाणु ऊर्जा से संबंधित जानकारी देना था, ताकि वो परमाणु वैज्ञानिक के तौर पर अपना करियर बना सकें। सेमिनार के मुख्य अतिथि भाभा परमाणु अनुसंधान विभाग के संयुक्त सचिव श्री KAP सिन्हा थे। अध्यक्षता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल करण सिंह यादव ने की। सेमिनार के दौरान विद्यार्थियों ने परमाणु ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव श्री KAP सिन्हा से बातचीत भी की और परमाणु ऊर्जा के भविष्य के बारे में अपने सवाल पूछे। सेमिनार में अनेक विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए। बार्क में मीडिया संबंधों तथा जन जागरूकता के विभागाध्यक्ष श्री RK सिंह ने परमाणु ऊर्जा से संबंधित जन जागरूकता बढ़ाने में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला। परमाणु ऊर्जा न केवल बिजली बनाने के लिए उपयोग होती है, बल्कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग मानव हित में भी होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उपयोग बहुत उल्लेखनीय है। इसके अलावा उद्योग, अनुसंधान, कृषि क्षेत्र और पीने के पानी में भी परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। एशिया पैसिफिक भूभाग के अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों में रोबोटिक्स के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और इस क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए 2002 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस साल ये प्रतियोगिता पुणे में आयोजित की गई थी। पेश है एक रिपोर्ट। दूरदर्शन द्वारा पुणे में बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बैडमिंटन हॉल में 22 से 26 अगस्त 2014 तक 5 दिवसीय ABU रोबोकॉन 2014 नामक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। ABU रोबोकॉन का आयोजन एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी ABU और इसके सदस्य देशों द्वारा किया जाता है, जिनमें दूरदर्शन भी शामिल है। ABU रोबोकॉन एक अनोखा टेलीविजन प्रतियोगिता कार्यक्रम है, जिसमें विद्यार्थी अपने हाथों से बनाए गए रोबोट प्रदर्शित करते हैं। इस प्रतियोगिता की शुरुआत सन 2002 में जापान में हुई। इसका उद्देश्य एशिया पैसिफिक भूभाग के अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करना है। इस प्रतियोगिता के जरिए प्रसारण एजेंसियों को भी अपना प्रौद्योगिक हुनर दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का सुनहरा मौका मिलता है। इस वर्ष आयोजित प्रतियोगिता में 17 देशों की टीमों ने भाग लिया, जिनमें जापान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, रूसी स्टेट टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी और इजिप्शियन रेडियो एंड टेलीविजन यूनियन शामिल हैं। इस बार की रोबो प्रतियोगिता का विषय था पितृत्व को सलाम। इसमें माता पिता की भूमिका निभाने वाला हाथ से संचालित एक रोबोट अपने स्वचालित रोबोट बच्चे को खेलने के लिए पार्क में ले जाता है, ताकि वो 3 मिनट में सीसॉ में खेल सके, झूला झूले, खंबे पर चढ़े या जंगल जिम में कसरत कर सके। इससे पूर्व भारत में इसी वर्ष 6 से 8 मार्च तक पुणे में रोबोट्स की 13वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सभी 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने भाग लिया था। अपनी अगली खबर में जानेंगे विश्व भर में गंभीर समस्या बने इबोला वायरस से जुड़े ताजा जानकारी के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका साइंस ने इबोला वायरस पर किए गए एक नए शोध कार्य के नतीजों की जानकारी दी है। सिएरा लियोन के केनेमा राजकीय अस्पताल में मई माह में एक युवा रोगी महिला आई, जिसे तेज बुखार था और गर्भपात भी हुआ था। डॉक्टरों की जांच से पता चला कि वो इबोला वायरस से पीड़ित थी। सिएरा लियोन में इबोला संक्रमण का वो पहला केस था। डॉक्टरों ने उस महिला की जान बचा ली। उसके शरीर में पाया गया इबोला वायरस शोधकर्ताओं के लिए आपातकालीन शोध का जरिया बन गया। शोधकर्ताओं ने उस रोगी युवती और सिएरा लियोन में इबोला से संक्रमित 77 अन्य रोगियों के शरीर से इबोला वायरस के नमूने लिए और उन पर शोध कार्य किया। इस शोध में 4 देशों के 50 से भी अधिक शोधकर्ता शामिल थे। इबोला वायरस के जीनोम की जांच करने और उसकी सीक्वेंसिंग करने पर पता चला है कि इसका प्रकोप फैलने पर वायरस किस तरह अपना रूप बदल लेता है। अकेले सिएरा लियोन में ही इसके कारण
900 से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और ये फैलता ही जा रहा है। ये वायरस कितना घातक है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस शोध पत्र के प्रकाशन से पहले ही इसके 5 लेखकों की इबोला वायरस से जान जा चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर यह है कि इबोला के उपचार के लिए एक प्रायोगिक दवाई विकसित की गई है। इससे बंदरों की जान बची है, जिससे लगता है कि ये दवा शायद मनुष्यों पर भी कारगर हो जाए। Z-MAP नामक ये दवा अमेरिका की सैन डिएगो स्थित कंपनी मैप बायोफार्मास्यूटिकल्स ने तैयार की है। ये एक एंटीबॉडी मिश्रण है। लाइबेरिया से अमेरिका लौटे और इबोला से संक्रमित 2 अमेरिकी स्वास्थ्य कर्मियों को उपचार के लिए Z-MAP दवा दी गई, जिसने उनके प्राण बचा लिए। विनिपेग, कनाडा की जन स्वास्थ्य एजेंसी ने इस इबोला एंटीबॉडी दवा का गिनी पिग्स और बंदरों पर प्रयोग किया। 6 बंदरों के 3 ग्रुप्स बनाकर उन्हें इबोला वायरस के तेज डोज के इंजेक्शन दिए गए। तुलना के लिए 3 बंदर कंट्रोल ग्रुप में रखे गए। इबोला पीड़ित बंदरों को 3 दिन के बाद Z-MAP दवा के 3 डोज दिए गए। बंदरों के तीनों ग्रुप्स का उपचार संक्रमण के 3, 4 और 5 दिन बाद शुरू हुआ। इस प्रयोग में सभी 18 बंदर इबोला से संक्रमित हुए। 2 बंदरों की जान पर बन आई, लेकिन आखिरकार सभी 18 बंदर बच गए। जिन 3 बंदरों को दवा नहीं दी गई, वे मर गए। Z-MAP दवा को इबोला की नई प्रजाति के लिए भी असरदार पाया गया है। जल्दी ही मनुष्यों पर भी इस दवा का परीक्षण करने की योजना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अब तक कुल 3069 लोग इबोला वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। इनमें से 1552 रोगियों की जान जा चुकी है। जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने शरीर में इबोला की मौजूदगी का पता लगाने की एक नई, सरल और सस्ती विधि खोज ली है। इस विधि से मात्र 30 मिनट में शरीर में मौजूद इबोला का पता लगाया जा सकता है। हाल ही में एम्स के झज्जर परिसर में बन रहे राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कैंसर पर गहन अनुसंधान करने के लिए एक करार हुआ है। इस परियोजना का उद्देश्य है इस रोग के कारणों का पता लगाना और साथ ही इसके लिए नए और कारगर उपचार की खोज करना। जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के झज्जर परिसर में बन रहे राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के बीच 22 अगस्त को कैंसर पर गहन अनुसंधान का एक करार हुआ। भारत में कैंसर रोग का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है और डर है कि कहीं ये महामारी का रूप ना ले ले। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर के सहयोग से कैंसर पर जो अनुसंधान किया जाएगा, उससे इस रोग के कारणों, इससे बचाव और उपचार के नए तरीकों का तो पता लगेगा ही, आम लोगों में इस रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस अध्ययन में भारत में बहुतायत से होने वाले आम कैंसर जैसे पित्ताशय का कैंसर, मुख और गर्भाशय का कैंसर, नाक तथा ग्रसनी के कैंसर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3.5 वर्षीय इस अनुसंधान परियोजना के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। वर्तमान समय में देश में लगभग 28 क्षेत्रीय कैंसर केंद्र काम कर रहे हैं, जिनमें कैंसर पीड़ितों का उपचार किया जा रहा है, लेकिन कैंसर अनुसंधान इन केंद्रों की प्राथमिकता नहीं है। इस दृष्टि से कैंसर जैसे घातक रोग पर अनुसंधान की दिशा में उठाया गया ये एक बड़ा कदम है। तो अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पोषण हमारी जीवन शैली और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारंपरिक भोजन में ऐसे खाद्यान्नों को बढ़ावा देने की जरूरत है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व मौजूद हों। हाल ही के सालों में हमारे मुख्य भोजन में ऐसे पोषक तत्व शामिल हुए हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इससे न केवल पर्याप्त भोजन की समस्या हल हो सकेगी, बल्कि पर्याप्त पोषण को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। आज अपने सेगमेंट खोज खबर में हम जानेंगे क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स और क्यों हमारे आहार में उनकी जरूरत है। कहा जाता है कि जैसा भोजन करेंगे वैसा ही शरीर और विचार भी होंगे।
इसलिए हम जो कुछ भी खाते हैं उसका असर हमारे शरीर और दिलो दिमाग पर पड़ता है। बचपन से ही पौष्टिक आहार लेने पर शरीर की उचित बढ़वार होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। पौष्टिक आहार का मतलब है ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्वों की समुचित मात्रा हो। आहार विशेषज्ञों का कहना है कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी वसा, विटामिन, खनिज तत्व, रेशा और जल का होना जरूरी है। इन तत्वों के अलावा अब आहार में कुछ नए यौगिकों को भी जरूरी बताया जा रहा है। ये यौगिक हैं एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा अणु यानी मॉलिक्यूल है जो दूसरे अणुओं के ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन को रोकता है। हालांकि हमारे शरीर में ऑक्सीकरण का काम चलता रहता है और ये जरूरी भी है, लेकिन कई बार ये नुकसानदेह भी हो सकता है। असल में ऑक्सीकरण की क्रिया में मुक्त मूलक रसायन यानी फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, जिनसे अत्यधिक अभिक्रियाशील यौगिक मुक्त होते हैं। ये वातावरण से भी शरीर में पहुंच सकते हैं। अगर शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो या इनके एंजाइम बेअसर हो जाएं, तो शरीर पर ऑक्सीकरणीय तनाव पड़ता है। विशेषज्ञ इसे ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस कहते हैं। इस तनाव या स्ट्रेस के कारण डीएनए को नुकसान पहुंचता है। इस नुकसान से हमें बचाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ये मुक्त मूलकों को बेकार कर देते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर की कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पेड़ पौधों से मिलने वाला भोजन यानी शाकाहार हमारे शरीर में ऑक्सीडेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का संतुलन बनाए रखता है। यूं शाकाहार हो चाहे मांसाहार, दोनों प्रकार के भोजन में कई तरह के पौष्टिक या अपौष्टिक एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जैसे ग्लूटाथियोन, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई। वैज्ञानिक अध्ययनों से ये भी पता लगा है कि एक ही तरह के खाद्य पदार्थ के बजाय कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट बहुल खाद्य पदार्थों को खाने से स्वास्थ्य को अधिक लाभ पहुंचता है। जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और पालक मिलकर हमारे तंत्रिका तंत्र को फायदा पहुंचाते हैं। खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में ऑक्सीकरणीय तनाव को तो कम करते ही हैं, अल्जाइमर तथा पार्किंसन जैसी डीजेनरेटिव बीमारियों से भी बचाते हैं। वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स पूरक आहारों के अधिक सेवन से स्वास्थ्य को खतरा भी हो सकता है। जैसे बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा लेने पर धूम्रपान करने वाले लोगों को फेफड़े के कैंसर का अधिक खतरा हो सकता है। इसी तरह विटामिन ई की अधिक मात्रा से प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर हो सकता है या स्ट्रोक भी हो सकता है। आजकल बाजार में फंक्शनल फूड्स का भी चलन हो गया है। इनमें प्राकृतिक रूप से शरीर के काम आने वाले पोषक तत्व होते हैं। इस तरह के खाद्य पदार्थ घोल या कैप्सूल के रूप में दिए जाने वाले पूरक आहारों से बेहतर होते हैं। फंक्शनल फूड्स में पोषक तत्वों की मात्रा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली पोषक तत्वों की मात्रा के बराबर या उससे भी अधिक बढ़ा दी जाती है। फाइटोकेमिकल्स वे रसायन हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। लैटिन भाषा में फाइटो का अर्थ पौधा होता है। हालांकि पौधों में ये रसायन बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन आहार विज्ञान में इनका मतलब उन रसायनों से है जिनका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। फाइटोकेमिकल्स आमतौर पर फलों, सब्जियों, दालों और अनाजों में पाए जाते हैं। इस तरह ये भोजन से हमें मिलते रहते हैं। फाइटोकेमिकल रसायन हजारों हैं, लेकिन उनमें से गहन अध्ययन काफी कम रसायनों का ही किया गया है। कुछ फाइटोकेमिकल्स में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी हो सकते हैं या वे हार्मोन रसायनों की तरह भी काम कर सकते हैं। फाइटोकेमिकल्स में अनेक प्रकार के रसायन आते हैं, जैसे बीटा कैरोटीन तथा अन्य कैरोटीनॉइड, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी, फॉलिक अम्ल और विटामिन ई। पॉलीफेनॉल भी फाइटोकेमिकल रसायन है। पॉलीफेनॉल रसायनों में फ्लेवोनॉइड रसायन भी शामिल है। फ्लेवोनॉइड रसायन अनेक प्रकार के फलों, सब्जियों और अनाजों में पाए जाते हैं। सोयाबीन और सोया उत्पादों में पाए जाने वाले आइसोफ्लेवोन रसायन और अलसी के बीजों और साबुत अनाजों में मिलने वाले लिग्नॉन रसायन स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं, इसलिए इन्हें फाइटोएस्ट्रोजन भी कहा जाता है। ये शरीर को स्तन कैंसर तथा प्रोस्टेट कैंसर से बचाते हैं। कुछ अन्य पॉलीफेनॉल और कुछ फ्लेवोनॉइड भी एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। ये रासायनिक यौगिक चाय और ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, पत्ता गोभी और फूल गोभी जैसी सब्जियों में पाए जाते हैं। फलों और सब्जियों को नारंगी रंग प्रदान करने वाले कैरोटीनॉइड रसायन
कैंसर से बचाते हैं। टमाटर, लाल मिर्च और गुलाबी चकोतरे में लाइकोपीन पाया जाता है जो एक कारगर एंटीऑक्सीडेंट है। हरी पत्तेदार सब्जियों में ल्यूटिन और जियाजेंथिन कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं जो कुछ खास तरह के कैंसर से बचाते हैं। लहसुन और प्याज में एलिल सल्फाइड फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में मौजूद एंजाइम्स को सक्रिय बनाते हैं। ये एंजाइम हमारे शरीर से हानिकारक रसायनों को बाहर भेजते हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। फाइटोकेमिकल्स यानी पॉलीफेनॉल, टोकोफेरॉल, टोकोट्राइएनॉल, कैरोटीनॉइड और एस्कॉर्बिक अम्ल आदि उत्तम स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताए गए हैं। अधिकतम स्वास्थ्य लाभ के लिए हमें अपने भोजन में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स की उचित मात्रा लेनी चाहिए। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों में। 7 सितंबर 1829 को जर्मन रसायनज्ञ फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले वॉन स्टेडोनिट्स का जन्म हुआ, जिन्होंने कार्बनिक अणुओं में कार्बन की रिंग संरचना का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कार्बन की चतुसंयोजकता यानी टेट्रावेलेंस, इसके श्रृंखला रूप में जुड़ने और बहुसंयोजी मूलक यानी पॉलीवेलेंट रेडिकल्स बनाने की विशेषताओं का भी पता लगाया। केकुले के विचारों ने रसायन विज्ञान में संरचना सिद्धांत की नींव डाली। 9 सितंबर 1737 को इटालियन भौतिक विज्ञानी तथा चिकित्सक लुइगो गैल्वेनी का जन्म हुआ। उन्होंने जीवित ऊतकों यानी टिश्यूज में जैव विद्युतीय यानी बायो इलेक्ट्रिक बलों का पता लगाया। उनकी खोजों से वोल्टीय बैटरी का आविष्कार संभव हुआ। 11 सितंबर 1935 को रूसी कॉस्मोनॉट गेर्मन स्टेपानोविच तितोव का जन्म हुआ। तितोव ने तत्कालीन सोवियत संघ के अंतरिक्षयान वोस्टॉक 2 में 25 घंटे 18 मिनट की पहली अंतरिक्ष यात्रा का विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने पृथ्वी की कक्षा में एक से अधिक परिक्रमा करने का भी रिकॉर्ड बनाया। 12 सितंबर 1897 को फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी तथा रसायनज्ञ आयरीन जूलियट क्यूरी का जन्म हुआ। आयरीन नोबेल पुरस्कार विजेता मादाम मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी की बेटी थीं। आयरीन जूलियट क्यूरी और उनके पति फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी को कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए सन 1935 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 12 सितंबर 1970 को तत्कालीन सोवियत संघ ने बाइकानूर कॉस्मोड्रोम से चंद्रमा की पड़ताल के लिए लूना 16 अंतरिक्ष यान छोड़ा। यह पहला मानव रहित रोबोटिक अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा की सतह पर उतरकर मिट्टी के नमूने एकत्र किए और फिर सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया। और अब जाने से पहले साइंस एक्सप्रेस में नजर डालते हैं देश विदेश में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी IITs और भारतीय विज्ञान संस्थान ने संयुक्त प्रयास के रूप में अपने विस्तृत ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC के तहत प्रथम सर्टिफिकेशन अवार्ड की घोषणा की है। इसमें प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर तथा एल्गोरिदम पर आधारित प्रथम MOOC सर्टिफिकेशन कोर्स को जो विद्यार्थी सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे उन्हें IIT मद्रास नेस्कॉम के साथ 1150 सर्टिफिकेशन प्रदान करेगा। इस कोर्स का पोर्टल इसी वर्ष फरवरी में शुरू किया गया था और मार्च से ऑनलाइन कोर्स शुरू हो गया है। देश के 10 शहरों में परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद के 2 कोर्स बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन C 1 सितंबर 2014 को शुरू हुए। जो विद्यार्थी अपना पंजीकरण कराना चाहें वे इस साइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं। साइट है https://onlinecourses.nptel.ac.in/ IITM सेट परियोजना। IIT मद्रास के विद्यार्थियों की जो नैनो सैटेलाइट परियोजना जनवरी 2010 में शुरू हुई थी, अब वो इंटीग्रेशन और वैलिडेशन की अंतिम अवस्था में पहुंच गई है। इस परियोजना के लिए इंडो US MIM टेक प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु 150 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। IITM सेट पृथ्वी की निचली कक्षा में परिक्रमा करने वाला सैटेलाइट है। इसका वजन 125 किलोग्राम है। यह सैटेलाइट
धरती से 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। परिक्रमा करते हुए ये ऊपरी आयन मंडल में स्थित वॉन एलन बेल्ट से आने वाले उच्च अर्जित इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के आंकड़े एकत्र करेगा। अनुमान है कि ये सैटेलाइट 2015 के अंत तक प्रमोशन के लिए तैयार हो जाएगा। घातक काला आजार रोग को पूरी तरह खत्म करने के लिए देश में एक नई रणनीति लागू की गई है। विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई इस रणनीति में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के 54 जिलों में काला आजार के रोगियों का पता लगाकर उनका उपचार किया जाएगा। इसके तहत रोगियों को लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी दवा की केवल एक खुराक का इंजेक्शन लगाया जाएगा ताकि इस रोग का संक्रमण कम हो सके। रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन ये दवा मुफ्त देने के लिए सहमत हो गया है। काला आजार सैंड फ्लाई फैलाती हैं, इसलिए इस रोग के प्रकोप वाले क्षेत्रों में इन मक्खियों को मारने के लिए पायरेथ्रॉइड कीटनाशक भी उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रतिरोपण संगठन नोटो शीघ्र ही देश में शुरू हो जाएगा। ये संगठन प्रतिरोपण के लिए ऊतक और अंग उपलब्ध कराएगा। संगठन नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग के तहत काम करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार गुर्दे से संबंधित मामलों में संगठन का वेब पोर्टल 10 दिनों के भीतर पूरी तरह काम करने लगेगा। अगले चरण में शरीर के अन्य अंगों से संबंधित कार्य को मूर्त रूप दिया जाएगा, जो 6 माह के भीतर शुरू हो जाएगा। 149 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रतिरोपण कार्यक्रम के तहत नोटो मुख्य परियोजना है। दिल्ली में 3 सितंबर को 11वीं अंतर्राष्ट्रीय रोटा वायरस संगोष्ठी 2014 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बीज भाषण दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से शुरू हो रहे वैश्विक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत डीपीटी की पहली, दूसरी और तीसरी खुराक के बाद रोटा वायरस वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक दी जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुसंधान में विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों की कम भागीदारी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। वे हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र में आयोजित जलवायु परिवर्तन का विज्ञान, हिंद महासागर एवं मॉनसून विषय पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है और विद्यार्थियों को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को समझने और उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। तो ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।